हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ठीक है, कि रिमोट सेंसिंग एक नया सब्जेक्ट। कार्टोग्राफी का जो छोटा सेक्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। थोड़ा सा आप उसको देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कुछ अपने एंड से हो तो ऐड कर लीजिएगा, है ना। बाकी एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा, उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के एमसीक्यूज खूब सारे इस साल और भी बनेंगे। इस साल भी ऑलमोस्ट आप लोगों को 100 क्वेश्चंस और नए वाले प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी लगभग आपको 300 या 400 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने को, अकेले एक सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस, समझ रहे हो। कोई टेंशन नहीं है, बहुत कुछ मिलता रहेगा आपको प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, धीरे 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 सब कुछ सीखते रहिएगा। आप में से बहुत सारे लोग रिमोट सेंसिंग पढ़ चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग रिमोट सेंसिंग हो सकता है पहली बार पढ़ें। तो देखिए, कुछ चीजें हो सकता है आपको ना समझ में आए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं, वो पॉइंट बता सकूं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 3, कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफिकल टेक्निक के ऊपर। ठीक है, क्लास नंबर 3 आज का। आप मेरे प्रोफाइल पर जा करके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये है कोर्सेज के डिटेल्स। ठीक है, ये आपका 18 से 20 से स्टार्ट हुआ है, 20 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से लगातार चल रहा है। ठीक है, तो आपके कोर्स में रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि बहुत कुछ पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाया जाए। इसमें हम लोग रिमोट सेंसिंग का सेक्शन जो कवर अप करेंगे वो देखिए, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग है, फिर इंट्रोडक्शन टू सैटेलाइट, सैटेलाइट्स के टाइप्स, प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ेंगे। डाउट सेशन में, है ना, पढ़ते चलेंगे, टॉपिक छूटेंगे रहेंगे, डाउट सेशन में कवर होंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है इस बात को लेकर के बिल्कुल चिंता ना करें कि टॉपिक छूट गया, उस दिन क्लास में पूरा नहीं हुआ, वो अगले डाउट सेशन में कवर हो जाया करेगा। तो जब भी आपका कोई टॉपिक क्लास में छूट जाता है, आप सीधा डाउट सेशन में देखा करिए, मैं वहीं पर कवर करवा देता हूँ। फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा फोटोग्रामेट्री का, इस बार नया पढ़ा रहा हूँ उसे मैं, फोटोग्रामेट्री। ठीक है, फिर उसमें आपका इंडियन स्पेस एंड रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम्स जो हैं उसको हम कवर करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू जी GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। यानी कि काफी सारी क्लासेस हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये भी जाएगा 8, लगभग 8 क्लासेस होंगी। कुछ नहीं तो कम से कम 25 टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें, इन 8 क्लासेस में। हो सकता है आगे के डाउट सेशन में भी पढ़ाऊं, क्योंकि ये टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या है रिमोट सेंसिंग। स्टक हो रहा है, अच्छा रुक जाओ, अभी बताना। ठीक है, गुड। रुक जाइए, फिर से कर। चलिए, अभी ठीक होगा। देखेंगे हम इंट्रोडक्शन रिमोट सेंसिंग का, क्या है रिमोट सेंसिंग, इसे समझने की कोशिश करेंगे। रिमोट सेंसिंग की कुछ हिस्ट्री को हम समझेंगे, कहाँ पर कैसे इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। फिर हम आएंगे रिमोट सेंसिंग के एलिमेंट्स के ऊपर, यानी कि रिमोट सेंसिंग के मूल तत्व क्या हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होती है रिमोट सेंसिंग की समझने की, ये समझेंगे। फिर हम आएंगे कैसे जो है टारगेट्स के साथ रिमोट सेंसिंग जो
वर्क करता है, एनर्जी कैसे है ना इंटरेक्शन करती है। तो इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन को समझेंगे, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ हम स्कैटरिंग को समझेंगे। वही स्कैटरिंग जो हम लोग को बता रहा था कि रिमोट सेंसिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। रैले स्कैटरिंग होगा, ठीक है, ये हर प्रकार के स्कैटरिंग का पिक्चर यहाँ पर है। मी स्कैटरिंग, फिर रमन स्कैटरिंग, इसको भी हम देखेंगे। फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, है ना, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है उनको जानने की कोशिश करेंगे। देन हम आएंगे टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग, एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग को हम समझेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, आज इतना ही कवर किया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम EMR अगली कक्षा होगी। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रेश कर लीजिए गाइस। देखो, रिमोट सेंसिंग की जहां तक बात है, बड़ा अच्छा डेफिनेशन है इसका। क्या है? दूरस्थ या सुदूर संवेदन, इसको हम कहते हैं। सेंसिंग बना हुआ है सेंस से, जिसका मतलब होता है महसूस करना। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग है क्या है, इज द आर्ट एंड साइंस, कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है, ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन about the earth's surface without having any physical contact with it। जैसे इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में जो सैटेलाइट है, इसके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, सेंसर है। वो अपने सेंसर से, है ना, एक बिंब जो है, रिफ्लेक्शन जो है, लाइट जो है फेंकने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और वो इसको स्टडी करेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा, बट ये वहां तक जाएगा नहीं, वहां पे लैंड नहीं करेगा, दूर से ही सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। यही है रिमोट सेंसिंग, इसी को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सो ये कैसे हो जाएगा? दिस इज डन बाय सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी। ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर किस प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश ऊर्जा, है ना, लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखिए, बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते, हम उसके स्वरूप को, आकार को, शेप को समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर सबसे जरूरी ऊर्जा क्या है? प्रकाश, यानी कि लाइट, जिसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों का स्टक हो रहा है, ना रिफ्रेश कर लीजिएगा अपने अपने साइड से, ठीक है। देख लीजिए, इसका डेफिनेशन हिंदी में भी डाल दिया है मैंने कि रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन किसी भी भौतिक संपर्क के बिना पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कला और विज्ञान। यह परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा के संवेदन और रिकॉर्डिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो लाइट्स हैं वही क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं और इमिट होती हैं। इमिट मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट से, है ना, किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करना। रिमोट का मतलब क्या है? रिमोट मींस फार अवे एंड सेंसिंग मींस ऑब्जर्विंग और एक्वायरिंग सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट अगर हम समझे तो रिमोट सेंसिंग मींस एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि एक निश्चित दूरी से हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, किसी खास प्रकार के जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इकट्ठा हम कर रहे हैं। कई बार हम रिमोट सेंसिंग को अर्थ ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई बार चूंकि हम बेसिकली अर्थ को ही तो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अर्थ के बारे में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। ये संसाधनों को स्टडी करता है, ये
बेसिकली अर्थ के रिलीफ के बारे में स्टडी करता है, या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो आप उसी से रिलेटेड जो सेंसर्स होते हैं उनको डिजाइन करते हैं, वो वही इंफॉर्मेशन निकाल के देगा जो आपको चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखें तो सेंसर्स जो हैं वो, है ना, कोई सिंपल कैमरा हो सकता है, जैसे अपने मोबाइल का कैमरा है, ठीक है, ये भी एक प्रकार क्या है, सेंसर है, राइट। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ये जो सेंसर्स होते हैं ये स्मॉल भी हो सकते हैं, जैसे मोबाइल का कैमरा, बड़े हो सकते हैं जैसे किसी सैटेलाइट में लगा हुआ कैमरा, है ना, उनके तो मेगापिक्सल्स की तो बात ही नहीं, वो स्पेस से पिक्चर लेते हैं और उसके बावजूद पिक्चर्स बहुत क्लियर होते हैं, राइट। तो सेंसर्स जो है छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का जो वर्क है उनसे ले रहे हैं, राइट। तो sensors are like simple cameras except that they not only use visible light, जो सेंसर्स होते हैं वो न सिर्फ विजिबल लाइट, दृश्यगत प्रकाश को इस्तेमाल करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग दृश्यगत प्रकाश के बारे में, बेसिकली इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, जो 0.4 से 0.7, है ना, ये वेवलेंथ है इनकी, इसके बीच में वेरी करता है, डिटेलिंग होगी आगे, ठीक है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रीजन का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। दे आर सो हाई अप दैट दे कैन मेक इमेज ऑफ वेरी लार्ज एरिया, मतलब इतनी ज्यादा इनका रिजोल्यूशन होता है कि बड़े एरिया का हम पिक्चर यहाँ से बना सकते हैं। Nowadays remote sensing is mainly done from space using satellite, वर्तमान में हम देखें अगर सैटेलाइट्स ही तो हैं रिमोट सेंसिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के एकमात्र साधन है। देखिए इसके अलावा हम, जैसे आप समझिए कि हम मार्स पे पहुंच चुके हैं, हम मून पे पहुंच चुके हैं, हम जुपिटर के नजदीक पहुंच चुके हैं, जूनो वहां जा चुका है ना, हम दूसरे दूसरे ग्रहों के पास पहुंच रहे हैं, दूसरे सैटेलाइट्स के पास पहुंच रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, हमारे पास वहां की इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, थ्रू द रिमोट सेंसिंग। हम वहां नहीं है, स्टिल जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक पहुंच रही है, दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ रिमोट सेंसिंग। थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कि रिमोट सेंसिंग एक्चुअली में आज जिस स्वरूप में है क्या वो हमेशा से वैसे था। देखिए अगर हम रिमोट सेंसिंग के कुछ हिस्ट्री को समझें तो पहली बार 1800 में इंफ्रारेड की खोज होती है, ईएमआर में इंफ्रारेड की खोज होती है, जो डॉक्टर हर्शल जो है करते हैं। फिर 1839 में सबसे पहले फोटोग्राफी की शुरुआत होती है, पिक्चर्स लिए जाने की शुरुआत होती है, कैमरा बनते हैं, राइट। फिर 1847 में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की खोज होती है, जेबियर फोकल्ट करते हैं। पहली बार बैलून्स के थ्रू फोटोग्राफी की गई 1859, फर्स्ट टाइम, स्पेस नहीं गया लेकिन मीन सी लेवल से सर्टेन हाइट तक पिक्चर्स क्लिक किए गए। फिर 1873 में थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जेसी मैक्सवेल ने दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के जो वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स की, मतलब जो किरणें होती हैं उनको हम समझते हैं। फिर 1909 में फोटोग्राफी एयरप्लेन से होनी शुरू होती है, क्योंकि राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन जो है वो सबसे पहले बनाया। फिर 1916 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे एरियल पिक्चर्स जो है लिए जाने शुरू किए जाते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में थोड़ा बहुत पिक्चर वगैरह का इस्तेमाल हो रहा था, है ना, जैसे हम लैंड फॉर्म को स्टडी करने के लिए, लैंड यूज को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 1935 में राडार का डेवलपमेंट होता है, पहली बार राडार का यूज होता है जर्मनी में, ठीक है। फिर 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नॉन विजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और 1950 में पहली बार मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बट इतिहास बदलता है और 1959 में पहली बार एक्सप्लोरर 6 सैटेलाइट के थ्रू, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू पहला जो अर्थ का पिक्चर है
वो लिया जाता है फर्स्ट। तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, ब्लू प्लैनेट है। इसके पहले हमें पता ही नहीं था। ठीक है। फिर 1960 में TIROS मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च होता है फर्स्ट टाइम। 1970 में स्काई लैब रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन जो है स्पेस में एस्टैब्लिश किया जाता है। एंड 1972 में लैंडसैट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 में दुनिया का सबसे पहला रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है वो लॉन्च होता है। इसमें MSS सेंसर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। 1972 में रैपिड एडवांसमेंट होता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है। 82 में लैंडसैट 4 लॉन्च होता है। फिर 1986 में स्पॉट फ्रेंच कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होता है। वेरी फेमस, पूछता है एग्जाम में आपके। 86 में डेवलपमेंट ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स की शुरुआत होती है। हाइपर मतलब बहुत ही सूक्ष्म, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी कैप्चर करने वाला। फिर 1990 में डेवलप होता है कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब कि रिमोट सेंसिंग को कॉमर्शियलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वन गोल सैटेलाइट मिशन लॉन्च होता है 1998 में। और EOS आता है नासा का 1999 में। और 1999 में ही इकोनॉस जो है लॉन्च होता है, जो कि एक तरीके का हाई स्पेशल रिजोल्यूशन बेस्ड सिस्टम इसके पास रहता है। कुछ छोटी बड़ी उपलब्धियां ये हैं, ऐसा नहीं कि सब पूरा इतिहास इसी में है। छोटी बड़ी उपलब्धियों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अभी हम समझेंगे, जानेंगे कि कैसे रिमोट सेंसिंग काम करता है। लाइकवाइज इसका क्या एलिमेंट है। ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं ये जानने की कोशिश की जा रही है। देखिए पहला क्या होता है, एनर्जी सोर्स होगा जिसे हम इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आप सभी लोग समझ में आ जाएगा चीजें। ये है सैटेलाइट, इधर आपका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये आपका ग्राउंड स्टेशन है। और ये ग्राउंड स्टेशन से है ना कम्युनिकेट करने के लिए और सैटेलाइट्स रखे गए हैं। वहीं एक तरफ जो है लाइट आती है, सरफेस पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, वापस वो सैटेलाइट तक पहुंचती है, फिर उसे ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है। ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन दूसरे सैटेलाइट्स के थ्रू कहीं और भेजा जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है काम करता है, इसी को हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सोर्स होगा या इल्यूमिनेशन जिसे हम कहते हैं। कहीं ना कोई ऊर्जा होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर किस प्रकार की ऊर्जा होगी, प्रकाश ऊर्जा की बात हम करेंगे। तो प्रकाश ऊर्जा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बार क्या होता है कि जो लाइट है वो किसी सोर्स की तरफ बढ़ती है और एटमॉस्फेयर में वो रेडिएशन के थ्रू आगे बढ़ती है। जिससे प्रकाश ऊर्जा जो है कैसे ट्रेवल करती है, तो वो रेडिएशन के थ्रू ट्रेवल करती है। देन वो प्रकाश ऊर्जा जाकर के किसी टारगेट से, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है। यहाँ पर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गई, मान लीजिए यहाँ पर किसी का घर है, तो वो जो लाइट है उस घर के रूफ पे पड़ता है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। जैसे ही यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा इस सरफेस को टच करेगा, यहाँ स्पेस में जो सेंसर है, जो सैटेलाइट है, वो क्या करेगा, अपने सेंसर्स के थ्रू इसको कैप्चर कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। और जब वो उसे रिकॉर्ड करेगा तो डेटा को कलेक्ट कर लेगा। डेटा जैसे ही कलेक्टेड हो जाएगी, उस डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, नंबर 5 उससे क्या किया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है वापस। और ट्रांसमिशन करने के बाद वो डेटा प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा कहाँ चला जाता है, ग्राउंड स्टेशन पे चला जाता है। ग्राउंड स्टेशन पर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। और अगर आगे फर्दर जरूरत पड़ती है या जो फाइनल स्टेज है, वो क्या होता है कि हम उसे अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन होता है। तो ये जो है कुल 7 स्टेप्स हैं रिमोट सेंसिंग के। आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है। ये हायरार्की है, ऑर्डर है। सबसे पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। तो ये जो हेडलाइंस हैं ग्रीन वाले, इनको नोट कर लीजिए। सैंटा वैंटा बन के आ रहा है क्या?
क्रिसमस मना रही है ना अकेडमी। फोर यहाँ से, 3 उस साइड से। पता चल गया, सेंटा आ रहा है। सेंटा यहीं पे आएगा कि आप लोग के घर भी आएगा? चलो 5, 6, 7 ये भी नोट कर लो। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाशीय। गिफ्ट नहीं दे रहा ना? अच्छा अच्छा ठीक है, सभी लोग करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है ओल्ड वाले तो लिख के बैठे हैं, सभी याद भी हो। थकावट हो जाती है यार लगातार पढ़ते पढ़ाते। हो गया, ये भी कर लीजिए नोट। देखो, क्लियर स्काई होना बहुत जरूरी है ना? अगर क्लियर स्काई नहीं होगा तो पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि ऊपर क्लाउड हो, हैवी क्लाउड हो, तो पिक्चर जो है, पिक्चर सरफेस का उतना ही क्लियर आएगा। जैसे आपकी आंखें हैं, समझिए ध्यान से, सेंसर भी क्या है? आंख है, आई है। सेंसर मतलब कैमरा। जैसे कैमरा अगर है तो वो आंख ही तो है, तो उसका भी तो आंख है। अब आंखों के बीच में कुछ आ जाएगा तो क्या होगा? दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, तो पिक्चर विजिबल नहीं होगा, धुंधला दिखेगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई रिमोट सेंसिंग कभी भी ऐसे वेदर कंडीशंस में नहीं किए जाते। अरे जल्दी कर लो, बहुत पढ़ना है अभी। लिखते ही रह जाओगे रात भर बैठे हुए। चलो आगे बढ़ता हूँ, इसीलिए मैं नहीं रुकता जल्दी। क्या मतलब 6, 7 के बच्चों की तरह सर 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 वो वाली लाइन मत मिटाइएगा, उसको रहने दीजिएगा, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। ऊपर वाला पैराग्राफ मिटा दीजिए, वहां से लिखिए। फटाफट हाथ आगे बढ़ाइए। देखो, इंटरेक्शन विद टारगेट। टारगेट मतलब अभी भी आपने देखा ना, जो सी है वो क्या है? यहाँ पर टारगेट से इंटरेक्शन हो रहा है। मान लीजिए टारगेट यहाँ पर किसी का घर था, तो उससे इंटरेक्शन होगा। किसका? लाइट का। इंटरेक्ट होकर कहाँ गया? कैमरे के पास। अब क्या होता है जब वो जाता है, इंटरेक्शन होता है और कैमरे तक जाता है। इस पूरे परिघटना में बहुत तरीके के स्टेप्स देखने को मिलते हैं। तो देख लीजिए, इंटरेक्शन मतलब है अंतःक्रिया, कैसे वो टकराते हैं। The atmosphere may affect not only the speed of radiation but also its wavelength, intensity and spectral distribution. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना शांत तो है नहीं भाई। जो आपका ट्रोपोस्फियर है वहीं पे तो सब कुछ, सारी घटनाएं घटित हो रही है। तो ट्रोपोस्फियर में सब कुछ घटित हो रहा है। थंडरिंग भी हो रही है, क्लाउड भी है, रेनफॉल भी हो रहा है, फॉग भी है। कहां से रिमोट सेंसिंग होगा? तो यही कारण है कि जो रिमोट सेंसिंग होती है वो हमेशा ज्यादातर केसेस में साफ सुथरे शांत मौसम में होता है, मतलब समर सीजन में ज्यादातर केसेस में। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, जो लाइट आती है सूर्य से, सन से, वो दो प्रकार से काम करती है ना? एक होता है स्कैटरिंग, एक होता है एब्जॉर्प्शन। जो लाइट आती है, ध्यान से समझिएगा, दो ही कंडीशंस हो सकती है। ये जो लाइट आ रही है सूर्य से निकल करके सरफेस पे, उस लाइट के साथ दो प्रक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं हो सकती है। पहले,
या तो वो लाइट उस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक। दूसरा, या तो उस लाइट का सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट, कुछ मात्रा, रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, एंड दैट इज एल्बिडो। पढ़ा है ना एल्बिडो क्लाइमेटोलॉजी में, डिफरेंट सरफेस के डिफरेंट एल्बिडो। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया, वो उस सरफेस का एल्बिडो हो गया, श्विति, है ना, उस सरफेस का एल्बिडो हो गया। तो जो लाइट वापस जाएगा, जो लाइट वापस जाएगी, वही लाइट बताएगी कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। जैसे हमारी आंखें, कैमरा ही तो है। आंखें क्या है? कैमरा ही तो है। हर एक प्रतिबिंब उल्टी बनती है ना। जैसे कुछ उल्टा सीधा मिले सब तो एक ही जैसा लग रहा है। उल्टा सीधा, चलो मान लो ये माउस है, ठीक है। आपको ये माउस सामने ऊपर की तरफ कर्सर दिख रहा होगा इसका, ये है ना। अब ये दरअसल आपको दिख तो ऊपर रहा है, बट आपकी आंखों पे प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। मतलब जब तक रोशनी आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तब तक आप कुछ देख नहीं सकते। कैसे पॉसिबल है? अंधेरे में दिखता है क्या? अभी लाइट चली जाए तो आंखों को कुछ दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट पड़ ही नहीं रही है, कहीं पर लाइट नहीं पड़ रहा है। तो जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आएगा कुछ देख नहीं सकते। सेम ऐसे ही कहां पर है? इसके साथ भी है। अगर अंधेरा छा जाएगा तो इसको कहां से दिखेगा? क्या कैप्चर करेगा ये? तो वही वो कह रहा है कि दो तरीके से ये क्या करते हैं। कौन सी आवाज आ रही है? ये दो तरीके से क्या होते हैं, या तो स्कैटरिंग होगी या तो एब्जॉर्प्शन होगी। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन समझ लेते हैं, अवशोषण। फिर से आ रहा है एटीएम का आवाज। अरे यार, इतना पैसा खर्चा हो गया, एटीएम की आवाज आ रही आते आते। अभी कितना खर्चा हो गया यार। बोलो एटीएम की आवाज नहीं आ रही है। आ भी रही तो भी बोलो नहीं आ रही है। ये एटीएम से पैसे निकलने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? खर्चा, है ना, एक्सपेंसेस, खर्चा हो रहा है, ऐसा चाह रहा है। वही बात है। चलो कोई नहीं, अभी ठीक हो। होती है स्कंदा, रात से भी होती है, रात में भी करता है। सैटेलाइट दिन और रात दोनों टाइम में काम करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है वो दिन और रात। देखिए आगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट अगर अवशोषित हो जाए, है ना, उस प्रोसीजर को समझते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी मतलब जो रेडिएशन वाली एनर्जी आ रही है, is absorbed and converted into other forms of energy। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर जाती है, कन्वर्टेड मतलब कि परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरण कर दिया जाता है उसका किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में। The absorption of the incident radiant energy may take place in the atmosphere and on the terrain। हो सकता है कि वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे क्लाउड एब्जॉर्ब कर ले, या किसी धरातल पे टकराने के बाद एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में और डिफरेंट वेवलेंथ में चला जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब एब्जॉर्प्शन लगातार एक ही सरफेस पे होता रहेगा तो किसी भी प्रकार की रिमोट सेंसिंग संभव नहीं है। इसीलिए अगर कोई भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, जो ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा, तो रिमोट सेंसिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नो एनर्जी
is available to be sensed, यानी किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा वहां पर है ही नहीं जिसको वो सेंसर महसूस कर सके। और अगर वो महसूस, जैसे मैंने कहा ना कि भी अंधेरा हो जाए आंखें कुछ देख नहीं पाएंगी, अंधेरा इसलिए लगता है, लाइट चली गई प्रकाश खत्म अंधेरा, इसीलिए हम कुछ देख नहीं पाते हैं। तो वही है, हम कोई सेंसिंग नहीं कर पाते। एंड दैट्स व्हाई कोई भी ऐसा सरफेस जो बहुत ज्यादा रफ है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। अब देखिए एब्जॉर्प्शन में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, इसमें एटमॉस्फेयर का रोल बहुत बड़ा है। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये 3 ऐसे मेजर एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के जो जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, हरित गृह गैस, जो क्या करती हैं कि सूर्य की आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और वातावरण को गर्म रखती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, इनको हम बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस से कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, जहां पर स्पेक्ट्रम का मतलब समझिएगा ईएमआर। देखो कुछ कुछ चीजें ना, मतलब आप एकदम सीधा सपाट समझना। स्पेक्ट्रम मतलब ईएमआर मतलब रेनबो, ये लोकल लैंग्वेज है, तुरंत समझ में आ जाएगा। रेनबो मतलब मल्टी कलर्स, है ना, स्पेक्ट्रम में भी मल्टी कलर्स होते हैं, ईएमआर में भी मल्टी कलर्स होते हैं। एक बच्चे के लिए रेनबो है, एक पढ़े लिखे सुशिक्षित आप जैसे लोगों के लिए स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जैसे जैसे हम हायर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं शब्दों का भंडार भी बड़ा होता चला जाता है। अरे पूरा व्हाइट है तो ही तो रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा डीपी। अगर पूरा ब्लैक है तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और पूरा व्हाइट है तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा ना, तभी तो दिखेगा पूरा ऑब्जेक्ट। इसीलिए बर्फ वाले जगह पे जाते हो तो आंखें चौंधिया जाती हैं, सारा लाइट आंखों पे आता है ऐसा लगता है ना। इसीलिए अंधेरा, आंखें खराब होने लगती हैं, लंबे समय तक वहां रह गए तो विजन खराब हो जाता है। सब साइंटिफिकली हैं चीजें, है ना। देखिए एटमॉस्फेयर में कहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी सरफेस ऐसा है, रफ सरफेस है, तो वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डिपेंड करता है सरफेस कैसा है और उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी होगा। दूसरा है स्कैटरिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग स्कैटरिंग से ही होती है, एक तरीके से समझिए आप। एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग इज द अनप्रेडिक्टेबल डिफ्यूजन, मतलब जिसका कोई प्रोडिक्शन ही नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कुछ पता नहीं, होगा जरूर। जिसमें क्या होता है, रेडिएशन यानी कि जो लाइट है उसके जो पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं, राइट। इट अकर व्हेन पार्टिकल्स और लार्ज गैस। स्कैटरिंग में 2 चीजों का रोल होता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, कान खोल करके सुन लीजिए। स्कैटरिंग में बेसिकली लाइट स्कैटरिंग नहीं करती अपने आप। अगर हवा एकदम शुद्ध है, कोई एरोसॉल नहीं, कोई वाटर वेपर नहीं, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं, तो स्कैटरिंग संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकती। जैसे हवा में कोई मिलावट नहीं तो इरोजन नहीं कर सकती, जैसे ग्लेशियर में कोई मिलावट नहीं तो इरोजन नहीं कर सकती, वैसे ही एटमॉस्फेयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, एरोसॉल नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं। इसीलिए या तो पार्टिकल्स होने चाहिए या फिर गैसेस जो हैं उनका डायमीटर इतना होना चाहिए जो ईएमआर इंसिडेंट एनर्जी है उससे बड़ी या छोटी होनी चाहिए। सो बेसिकली इट occurs when particles or large gas molecules present in the atmosphere interact with and cause the EMR to be redirected from its original path। जैसे देखिए यहाँ पर ये पिक्चर देखिए आप, है ना, इसमें आप देखो ध्यान से कि जब भी प्रकाश ऊर्जा इस
एरोसॉल से टकराएगी, इसका कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ अमाउंट जो है स्कैटर्ड हो जाएगा। जब स्कैटरिंग होगी तो वो स्कैटरिंग बिल्कुल ऐसा नहीं कि जहां से आया वहीं वापस चला गया, ऐसा नहीं होगा। वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाते हुए एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि जो इंसिडेंट ईएमआर है, मतलब इनकमिंग जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है, ठीक है, वो इससे जब टकराएगी सरफेस से तो वो किस तरीके से मूव करती है। इसी तरीके से इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप के स्कैटरिंग में। तो देख लीजिए कितने टाइप के स्कैटरिंग होते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के सिलेक्टिव स्कैटरिंग ये सब है, रैले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग। ये तीन हम लोग को पढ़ना है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रैले स्कैटरिंग देख लीजिए, हिंदी में भी इसको रैले ही लिखते हैं, है ना। ये एक महाशय थे, उनके नाम पर है ये। रैले स्कैटरिंग अकर्स व्हेन, रैले स्कैटरिंग तब होता है जब इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मैटर, मैटर मतलब पार्टिकल जो वहां पर उपस्थित है, इफेक्टिव डायमीटर यूजुअली एयर मॉलिक्यूल्स, मैटर मतलब एयर मॉलिक्यूल्स जो हवा है वहां, उस हवा में ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या हो सकता है एरोसॉल्स, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, is many times smaller than the wavelength of incident EMR। मतलब जब कोई भी प्रकाश ऊर्जा आ रही है और उसके रास्ते में कोई गैसियस मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसॉल्स, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, कुछ भी हो सकता है ना। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें से कुछ भी हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनका जो डायमीटर होगा, क्या है, क्या लिखा था, मेनी टाइम्स स्मॉलर, जो उपस्थित वहां पे कण है उनका जो डायमीटर होगा वो बहुत छोटे होते हैं, जो इनकमिंग लाइट आ रही होती है, जो लाइट आ रही होती है उससे। और तब जब वो लाइट उन कणों से टकराती है, ध्यान दीजिएगा, जब वो उनसे टकराती है तब क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, the amount of scattering is inversely related to the fourth power of the wavelength of radiation। Likewise ultraviolet light at 0.3 म्यूएम ये है, ठीक है, scattered approximately 16 टाइम, मतलब स्कैटरिंग 4 टाइम ज्यादा, 4x, 4 गुना ज्यादा स्कैटरिंग होता है। अगर किसी का डायमीटर 0.3 है तो वो 16 टाइम जो है वो उसकी स्कैटरिंग होगी, दुगनी तिगनी चौगुनी रफ्तार से होगी उसकी स्कैटरिंग, ठीक, और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई। इस तरीके से जो रैले स्कैटरिंग है ना, इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से ऑब्जेक्ट फैल जाते हैं, लाइट फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इसलिए ज्यादातर जो रैले स्कैटरिंग है वो अपर पोर्शन पे ही एटमॉस्फेयर के हो जाते हैं। दिस पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो रैले स्कैटरिंग है हमारे वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक संपन्न हो जाती है या कितनी हाइट तक हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर की हाइट तक। और जब ये इतनी हाइट तक होती है, यही कारण है कि जो हमारा स्काई है, आसमान है, वो ब्लू दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रैले स्कैटरिंग, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि द शॉर्टर वायलेट एंड ब्लू वेवलेंथ आर मोर एफिशिएंटली स्कैटर्ड, क्योंकि जो रेनबो है, रेनबो का कलर देख लो आप, दिस इज रेनबो, है ना, ये रेनबो है। तो इसमें वो यही कह रहा है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है, ये जो अंदर वाले दिख रहे हैं ना, ये सब ये सब शॉर्ट वेवलेंथ है, और जो ये बाहर वाले हैं ना, ये लॉन्ग वेवलेंथ है, इसीलिए ये दूर से ही दिख जाते हैं।
और ये दूर से नहीं दिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले हैं, चाहे वॉयलेट की बात करें, इंडिगो की बात करें या ब्लू की बात करें, ये जो विब है, यही क्या होता है, इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो जाती है और इतनी ज्यादा स्कैटरिंग हो जाती है कि हमारा आसमान पूरा का पूरा नीला दिखने, क्योंकि ये भी तो नीले ही कलर है, एक डार्क है तो एक लाइट है। बात समझ में आई? तो वही वो कह रहा है कि जो रेले स्कैटरिंग है, इसमें शॉर्ट वायलेट और शॉर्ट ब्लू है ना, इंडिगो, इन सब का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, जबकि लॉन्गर ग्रीन एंड रेड वेवलेंथ का स्कैटरिंग जो है वो बहुत कम होता है। इसीलिए मोस्ट रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो है वो अवॉइड करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, है ना। दिस इज व्हाई most remote sensing system avoid detecting and recording wavelength in the ultraviolet and blue portion of the spectrum। अवॉइड करते हैं क्योंकि क्या होता है, पिक्चर क्लियर नहीं आएगा ना, ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं ढंग का, ब्लूइश हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं वो हायर वेवलेंथ्स में या विजिबल स्पेक्ट्रम में ही रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आई? तो रेले स्कैटरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे स्काई के ब्लू अपीयरेंस के लिए जिम्मेदार है। देखो ये है रेले स्कैटरिंग, ये कलराइजेशन आपको दिखा रहा होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ये चारों तरफ डिफ्यूज हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है और इस तरीके से आसमान का ब्लू अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द मी स्कैटरिंग, मी है ना, मी स्कैटरिंग, ये भी एक महाशय के ही नाम पे। एक सेकंड, व्हाट हैपेंड, सब ठीक है? दीपिका रुक जाइए, वेट करिए। आप जब भी मेरे क्लास में पढ़िए तब शांति अपने अंदर बना के रखिए दिमाग में, घबराइए मत, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं पढ़ाने से, ठीक है। सर जरूर घूम जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ लीजिए, आगे वो भी पढ़ेंगे। कहा ना, एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग बता दूंगा। चलिए, वैसे भी मेरा ही सर घूमने लगा है वैसे तो। हाँ अभी ठीक है। हाँ देखिए, अब मी स्कैटरिंग की बात करते हैं। अब मी स्कैटरिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब जो अणु परमाणु होते हैं उनकी बात, कणों की बात की जा रही है। मॉलिक्यूल्स विथ लार्जर साइज देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे पता चलेगा भैया कि लाइट का वेवलेंथ क्या है, तो इसी के लिए तो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको हम स्पेक्ट्रम के थ्रू मेजर करते हैं, हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्ड है तो साइंटिस्ट के पास। नोट कर लीजिएगा, लार्जर साइज देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्सपीरियंस द स्कैटरिंग इफेक्ट डिफरेंटली, अलग प्रकार से करता है। The phenomenon is known as Mee effect. Due to the largeness of particles, the light appears white. मी स्कैटरिंग में जो प्रकाश होती है ना, वो व्हाइट स्टोन में होती है, जबकि रेले स्कैटरिंग में प्रकाश जो है ब्लू स्टोन में हो जाती है, लाइक दिस। ये मी स्कैटरिंग है ना, इसमें पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं और जो इनकमिंग लाइट है उसके वेवलेंथ बड़ी होती है।
मी स्कैटरिंग लार्ज पार्टिकल वाले, मी स्कैटरिंग स्मॉल पार्टिकल वाले, बस व्हाइट स्टोन ही इनमें दिखता है आपको। मी स्कैटरिंग, that is why cloud which are made of droplets of water are white। यही कारण है कि मी स्कैटरिंग के ही कारण जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो व्हाइट दिखते हैं आपको। अब कहोगे कि कुछ बादल तो काले भी होते हैं, तो बिल्कुल काले भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाली जो स्कैटरिंग है वो लोअर एटमॉस्फेयर में होती है, और लोअर एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप का स्कैटरिंग इफेक्ट है। ठीक है। So me scattering takes place in the lower 4.5 kilometer of the atmosphere। रेले स्कैटरिंग के लिए क्या था? 4.5 किलोमीटर अपर, और ये क्या है? लोअर है। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग takes place in the lowest portion of the atmosphere, where there are particles greater than 10 times the wavelength of the incident EMR। यहाँ पे particles मैंने कहा ना larger size के होते हैं। This type of scattering non-selective, thus water droplets, ice crystals, cloud, fog, ये सब क्या है आपको? ये सब क्या है आपको व्हाइट स्टोन में देखने को मिलते हैं। इनमें देखिए कलराइजेशन कैसे बनता है? ब्लू, ग्रीन, रेड इज इक्वल टू व्हाइट लाइट। ब्लू, ग्रीन, रेड, समटाइम आरजीबी भी इसको कहते हैं। रिमोट सेंसिंग में आरजीबी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मी स्कैटरिंग। अब देखिए इसके अलावा एक और स्कैटरिंग है जो इन दोनों से अलग है। इसकी खोज जो है डॉक्टर सीवी रमन ने की थी, है ना, इंडियन ओरिजिन के स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लार्जर, स्मॉलर और इक्वल ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी जो इनकमिंग रेडिएशन है, जो लाइट की वेवलेंथ है, कई बार उसके बराबर भी होते हैं, कई बार उससे छोटे भी होते हैं, कई बार उससे बड़े भी होते हैं। एंड दैट्स व्हाई इसीलिए वो डिफरेंटली वर्क भी करता है। जब डिफरेंटली वर्क करता है तो डिफरेंटली स्कैटरिंग भी होती है। तो देख लीजिए रमन स्कैटरिंग क्या है। सो रमन स्कैटरिंग में जब भी कोई लाइट आती है तो ऑब्जेक्ट्स का टकराएगी। ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ है, ऑब्जेक्ट हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है? गैसियस है, ऑब्जेक्ट सॉलिड है, ऑब्जेक्ट वाटर बॉडी है, तो उसके हिसाब से स्कैटरिंग होगी। ठीक है, उसके हिसाब से स्कैटरिंग होगी। एंड दैट इज व्हाई जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं तो उनके हिसाब से स्कैटरिंग भी होती है और उनका इफेक्ट भी डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, इन्होंने अपने शिष्य के.एस. कृष्णन के साथ मिलकर के नोबेल प्राइज भी जीता था रमन स्कैटरिंग के। रमन प्रभाव कहते हैं इसको। रमन प्रभाव कहा जाता है, जो 1928 में डिस्कवर किया गया था। So Raman scattering is caused by atmospheric particles which are larger, smaller or equal to that of the wavelength of the radiation being sensed। जो रेडिएशन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सेंस करता है। The atmospheric particles may be gaseous molecules, may be water droplets, है ना, fumes भी हो सकते हैं, dust particles भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो EMR है वो इलास्टिक कोलिजन्स के थ्रू होते हैं, मतलब वो उसमें तरण क्षमता होती है, वो चेंज होता रहता है विद द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स व्हिच रिजल्ट इन नाइदर लॉस और गेन ऑफ एनर्जी एंड thus an increase or decrease in wavelength। कई बार क्या होता है, अगर सॉलिड सरफेस से टकराया तो बहुत ही तेजी से स्कैटरिंग होगी, लिक्विड सरफेस से टकराया तो स्कैटरिंग कम होगी, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। गैसियस सरफेस से टकराया तो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, स्कैटरिंग भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। तो इसीलिए रमन स्कैटरिंग में ये कहा गया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह मी स्कैटरिंग ही हो और रैले स्कैटरिंग। ठीक है, अगला चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन इसे कहा जाता है। अपवर्तन क्या है? बेसिकली अगर हम इसको समझे, when EMR encounters substances of different densities like air, water, तब उस वक्त रिफ्रैक्शन होता है।
जैसे पानी के ग्लास में देख लीजिए, पानी के ग्लास में अगर आप एक पेन या पेंसिल डालें तो जैसे ही पानी के अंदर ये पहुंचेगा आपको ये तिरछा मुड़ा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पेंसिल का पोर्शन है ये एयर में है, और एयर की डेंसिटी क्या होती है? सबसे कम होती है। लिक्विड में गया, लिक्विड की डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इसका जो जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसा बनता है जो थोड़ा सा तिरछा मुड़ा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है? क्योंकि जो लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, वाटर में आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है? क्योंकि वो उसमें रुकावट पैदा करता है। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन refers to the bending refraction refers to the bending of light when it passes from one medium to another। जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो क्या होता है कि उसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं। Refraction occurs because the medium of different density and the speed of EMR is different in each। जो EMR की स्पीड होती है वो भी हर अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जहां पर सॉलिड होगा वहां पर कम होगा, जहां पर गैस होगा वहां ज्यादा होगा। The speed of light in a substance can never reach the speed of light in vacuum। क्योंकि जो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, जैसे सन से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं अगर सनलाइट को, तो वो वैक्यूम में आ रहा है। अगर वो पानी में जाएगा तो वो और लंबा टाइम लेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यही कारण है कि ये जो रिफ्रैक्शन है वो आपको देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन के ही कारण हमें एटमॉस्फेरिक शिमर को भी समझना चाहिए। एटमॉस्फेरिक शिमर का मतलब क्या होता है कि जो हवा जो एयर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है स्पेस से धरती के ऊपर, और हम जो तारों को देखते हैं तो वो टिमटिमाते हुए रहते हैं। ट्विंकलिंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप लोग, बोलते भी आ रहे होंगे, याद भी होगा। उसका कारण यही है कि जो तारे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन के ही कारण चेंज होते हैं, उनका वेवलेंथ चेंज होता है तो वो टिमटिमाते रहते हैं क्योंकि वो स्पेस से आते हैं वैक्यूम से, फिर वो आ जाते हैं अर्थ में जहां पर एटमॉस्फेयर है। तो इस तरीके से क्या होता है, डेंसिटी लो और हाई के बीच में ट्रेवल करते रहते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन, देख लीजिए, परावर्तन इसे हम कहते हैं। परावर्तन क्या है? बेसिकली व्हेन द रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस and the light rays bounces back, it is called the reflection of the light। ये है रिफ्लेक्शन। देख लीजिए, रिफ्लेक्शन कब होता है? जब स्मूथ सरफेस होगा तो लाइट इधर से आ रही है, उसी तरीके से एंगल बनाते हुए निकल जाती है। ठीक है? रिफ्लेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेक्युलर और एक होता है डिफ्यूज्ड। स्पेक्युलर में स्ट्रेट निकल जाती हैं किरणें, और डिफ्यूज में क्या होता है, वो टकरा करके, है ना, रफ सरफेस है तो टकरा करके एब्जॉर्ब होती हैं या फिर इधर उधर कहीं और डायरेक्शन में निकल जाती है। So the incident light rays which lands upon the surface is said to be reflected off the surface। surface से reflect हो जाता है। A considerable amount of incident radiation flux from the sun is reflected from the top of cloud and other material in the atmosphere। This result in recording some extra amount of energy by the sensor in addition to the reflected energy from the terrain। जब रिफ्लेक्शन होता है ना तो वो लाइट उसको और अच्छी खासी मिल जाती है और ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। Blurred image and appearance of cloud on the imagery are the main problem associated with the atmospheric reflection। अगर पिक्चर ब्लर है या क्लाउड है ना, तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन के कारण ही है। पिक्चर ब्लर हो सकता है अगर सही मात्रा में लाइट वापस नहीं गया, है ना, पिक्चर ब्लर हो सकता है, पिक्चर क्लियर नहीं हो सकता है, शेडो दिखेगा, क्लाउड दिखेगा, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में क्लाउड है। यही कारण है, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्यों ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए जब आसमान में अगर बादल रहेंगे तो बेसिकली वहां पर आप किसी भी तरीके का सेंसिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो, ये है रिफ्लेक्शन, माउंटेन का रिफ्लेक्शन यहाँ पर बन रहा है ना, तो वो आ रही है और रिटर्न चली जा रही है। ठीक है? कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ अमाउंट जो है वो दिख रहा है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया?
चलिए लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, मन तो नहीं कर रहा लेकिन पढ़ा देता हूँ, बस 2 मिनट और दीजिए मुझे, इसे खत्म कर देते हैं ताकि अगली क्लास में। देखिए रिमोट सेंसिंग के टाइप अब हम समझेंगे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ समझा कि लाइट के साथ क्या करता है सेंसर, है ना, सेंसर और लाइट कैसे ऑपरेट करते हैं, इन दोनों चीजों को हमने समझा अभी। और ये सेंसर ही नहीं, पूरा साइंस हम लोगों ने पढ़ा, ये साइंस है, फिजिक्स। क्या पढ़ा आपने? फिजिक्स पढ़ा, भौतिक विज्ञान, सब भौतिकी में पढ़ाया गया है, 9, 10, 11, 12 में आपको मिल जाएगा। अब हम रिमोट सेंसिंग के टाइप्स को पढ़ेंगे। रिमोट सेंसिंग कितने टाइप का होता है? जनरली जो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने रिमोट सेंसिंग को अभी तक डेवलप किया है, उनका मानना है कि हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सेंसर एंड बेस्ड ऑन डे एंड नाइट टाइम। हम कहते हैं इसको पैसिव और एक्टिव सेंसर्स। पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय। सबसे पहले पैसिव सेंसर को देख लेते हैं, पैसिव सेंसिंग को देख लेते हैं। The sun energy is either reflected as it is for the visible wavelength and absorbed and then re-emitted as it is for the thermal infrared wavelength. So remote sensing system which measure energy that is naturally available are called passive sensors. For example, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये डे टाइम है क्योंकि सन का इल्यूमिनेशन है, प्रकाश है। दिन के समय कोई उपग्रह, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग वाला, वो ट्रेवल कर रहा है, उसको पिक्चर लेना है, तो उस कंडीशन में उसके जो सेंसर्स हैं वो पैसिवली काम करेंगे क्योंकि सन लाइट अवेलेबल है, सूर्य की ऊर्जा अवेलेबल है, सूर्य की ऊर्जा अवेलेबल है। यही कारण है कि सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में बेसिकली क्या होता है कि एक्टिव पैसिव सेंसिंग जो है होती है। एक सेकंड गाइस, ठीक है। तो जो रिमोट सेंसिंग है वो सूर्य की उपस्थिति में अगर होगा नेचुरल लाइट में तो उसे हम पैसिव कहेंगे। वही रिमोट सेंसिंग जब रिमोट सेंसर नाइट में पिक्चर कैप्चर करता है तो वो सनलाइट में नहीं कैप्चर करता है, वो नाइट विजन कैमरे होते हैं जो नाइट में पिक्चर्स लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने सेंसिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है और वो सेंसर्स को एक्टिव कर लेता है फॉर द नाइट टाइम ओनली। रात्रि के समय में वो क्या करता है कि पिक्चर्स को बेसिकली कैप्चर करता है अपने एक्टिव सेंसर्स की मौजूदगी। अच्छा एग्जांपल आप लोग को बताता हूं मैं हमेशा ही, जैसे आपका मोबाइल फोन है उसमें कैमरे लगे हुए हैं और उसमें आपको क्या मिलेगा, उसी में आपको क्या मिलेगा, एक एलईडी फ्लैश लाइट मिलेगा। जब आप दिन के समय पिक्चर लेते हैं तो जो रोशनी होता है वो क्या कहलाएगा, आपका कैमरा अपना खुद का फ्लैश लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पिक्चर है वो पैसिवली कलेक्ट किया गया है। लेकिन रात के टाइम में आप अपने कैमरे का फ्लैश ऑन कर देते हो, रात रहता है लेकिन फिर भी पिक्चर आप ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी अभी एक्टिव रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया है। तो बस सिर्फ इतना अंतर है एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग में, बस इतना ही अंतर है। एक्टिव सेंसर में जब सेंसर की खुद की अपनी इल्यूमिनेशन होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो उसे हम कहते हैं, जैसे रेडियोमीटर या रोटेनोमीटर जो है, ये बेसिकली है ना, ये अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू पिक्चर्स लेते हैं।
तो इन्हें हम कह सकते हैं एक्टिव रिमोट सेंसर्स। अब यहाँ से हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसर देख लीजिए, ये रहे एग्जांपल, है ना। अब यहाँ से अगली कक्षा में पढ़ाई होगी। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सभी लोगों को। देखता हूँ, बताता हूँ 10 बजे वाली क्लास के लिए। ठीक है।